करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है इन्वेंट्रीज़। ये जो है आपका सबसे ज़्यादा आसान चैप्टर है, सबसे ज़्यादा इजी चैप्टर है, केवल एक दिन का चैप्टर है। सबसे बढ़िया बात ये है, इसके अंदर हम क्या सीखेंगे, इसके अंदर हम ये सीखेंगे कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन होती है उसके अंदर जो इन्वेंट्रीज़ का मतलब होता है जो भी स्टॉक आता है और जो भी स्टॉक जाता है, तो उसका हम अपने पास रिकॉर्ड जो है कैसे कैसे रख सकते हैं, किस किस तरीके से हम अपने पास रिकॉर्ड रख सकते हैं। इसके अंदर जो है 3 तरीके के मेथड होते हैं। एक तो होता है फीफो मेथड जिसको कहते हैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, एक होता है लीफो मेथड जिसको कहते हैं लास्ट इन फर्स्ट आउट, और एक होता है वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड। 3 तरीके के मेथड होते हैं इसके अंदर। इन तीनों मेथड में से एक मेथड एग्ज़ाम के अंदर कंपलसरी है, एग्ज़ाम के अंदर आएगा ही आएगा। ठीक है, सबसे बढ़िया बात क्या है, सिर्फ एक क्वेश्चन आपको समझना है, सिर्फ और सिर्फ एक, और आपके सारे के सारे डाउट जो है ख़त्म हो जाएंगे। ये इतना आसान चैप्टर है। और सबसे बढ़िया बात क्या है, क्वेश्चन एग्ज़ाम में कंपलसरी है, इसका क्वेश्चन जो है वो एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा। सबसे अच्छी बात ये है इसकी, और ईजी है बहुत ही ज़्यादा, पूरी आपकी ये कह सकते हो पूरी इस बुक के अंदर। तो क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन में ये कह रहा है कि फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा प्रिपेयर द स्टोर लेजर अकाउंट एज पर परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम एंड कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑन 31st March 2021 यूजिंग लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड एंड सेकेंड वन इज़ वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड। और हम इस क्वेश्चन को जो है तीनों ही मेथड से हम इस क्वेश्चन को जो है करेंगे। ठीक है, क्या मेथड के अंदर क्या होता है ये भी समझेंगे, फीफो क्या होता है, लीफो क्या होता है, और वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड या वेटेड एवरेज मेथड जो है ये सब क्या होते हैं, सब मेथड के रिगार्डिंग हम समझेंगे। और किस मेथड के अंदर क्या होता है ये भी हम समझने वाले हैं। यहाँ पे आप क्वेश्चन के अंदर देखेंगे, आपको डिटेल दे रखी है कि भाई 1 मार्च को आपके पास ओपनिंग स्टॉक था 400 यूनिट 7.5 रुपये के हिसाब से। दूसरा आपको दे रखा है परचेज़ दे रखी है आपको, किस किस डेट को आपने परचेज़ करी है, 5 मार्च को करी है एंड 15 मार्च को करी है, 21 मार्च को करी है, और इशू भी देख लीजिए, इशू भी दे रखी है 3 मार्च को, 10 मार्च को और 17 मार्च को, ये इशू दे रखी है। तो मुझे इस क्वेश्चन को फीफो से भी करना है, मुझे इस क्वेश्चन को लीफो से भी करना है, और मुझे इस क्वेश्चन को वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से जो है उससे भी करना है। तो मैं क्वेश्चन को सबसे पहले जो करूँगा वो करूँगा लीफो मेथड से। लीफो मेथड की कंपलसरी कौन सा मेथड है? नहीं, कंपलसरी नहीं, मैं कह रहा हूँ तीनों में से एक कंपलसरी है, एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा। कौन सा आएगा ये नहीं पता, या तो तीनों ही आ जाते हैं या 2 आ जाते हैं या एक तो आएगा ही आएगा, ये तय है। तो हम सबसे पहले जो बात करने जा रहे हैं वो बात करने जा रहे हैं लास्ट इन फर्स्ट आउट। लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड जो है इसको शॉर्ट में हम किस नाम से जानते हैं, इसको शॉर्ट में हम जो है लीफो के नाम से जानते हैं। देखो इसका नाम और इसका काम दोनों इसी के ऊपर सीधा सीधा पता चल रहा है ये क्या कह रहा है। ये मेथड ये कहता है कि भाई जो स्टॉक सबसे लास्ट में आया है ना, जो स्टॉक बाद में आया है वो पहले बिकेगा। ये मेथड ये कहता है लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो लास्ट में आया है, जो सबसे बाद में आया है, उस स्टॉक को, उस इन्वेंट्री को आपको जो है सबसे पहले बेचना पड़ेगा इस मेथड के अकॉर्डिंगली। फीफो क्या कहता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फीफो कहता है जो पहले आया है वो पहले बिकेगा, फीफो वो कहता है। और वेटेड क्या बोलता है कि भाई ना तो पहले ना बाद में, एक एवरेज निकाल लीजिए। तो एक एक करके हम जो है तीनों मेथड को समझते हैं। सबसे पहले तो आपको इसका फॉर्मेट बहुत ही अच्छे से लर्न कर लेना है कि इसका फॉर्मेट जो है वो किस तरीके से बनता है। इसके फॉर्मेट की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले इसके अंदर कॉलम बनता है डेट का, सबसे पहला। दूसरा जो इसके अंदर कॉलम बनता है वो होता है परचेज़ का। तीसरा जो इसके अंदर कॉलम बनता है उसको कहते हैं हम सेल का भी कह सकते हो, ठीक है, या आप इसको जो है इशू के नाम से भी आप इसको जान सकते हो। ठीक है,
अच्छा, और लास्ट जो इसके अंदर कॉलम बनता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं बैलेंस। 3 कॉलम आपको इसके अंदर जो है बनाने होते हैं, सबसे पहली बात। और इन तीनों कॉलमों को आपको क्या करना पड़ता है? इन तीनों कॉलमों के अंदर 3 कॉलम बनाने पड़ते हैं। कौन कौन से कॉलम बनते हैं इन तीनों के अंदर? इसको 3 जगह जो है हम डिवाइड कर देते हैं। सबसे पहली बात तो सबसे पहला जो कॉलम होता है उसको हम जानते हैं यूनिट के नाम से। दूसरा जो होता है वो होता है आपका प्राइस पर यूनिट के नाम से। और तीसरा जो कॉलम होता है वो होता है अमाउंट का। बिल्कुल सिमिलरली यहाँ पे भी हम करेंगे, यूनिट का यहाँ पे बना देंगे, एंड प्राइस पर यूनिट का जो है यहाँ पर बना देंगे, एंड अमाउंट का जो है वो हम यहाँ पे बना देंगे। इसको भी डिवाइड कर देंगे 3 जगह पे। यूनिट का जो है यहाँ पे बना देंगे, एंड प्राइस पर यूनिट का यहाँ पर बना देंगे, और क्या कहते हैं, अमाउंट का जो है वो यहाँ पे बना देंगे। तो ये जो है इसका फॉर्मेट है सभी का, चाहे कोई सा भी मेथड हो, चाहे वो लीफो हो, चाहे वो फीफो हो, चाहे वो वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड हो। सब में डेट का कॉलम बनेगा, सब में परचेज का कॉलम बनेगा, सब में सेल का कॉलम बनेगा, सेल को इशू भी कहते हैं, और सब में बैलेंस का कॉलम भी बनेगा। अब देखेंगे बेटा बहुत ज़्यादा ध्यान से, किस में कैसे फिलअप होगा, क्या फिलअप होगा, ये आपको जो है बहुत ही ज़्यादा ध्यान से समझना है। सबसे पहले जो मेरे को क्वेश्चन के अंदर दे रखा है बेटा डेट वाइज चलना है, डेट के अकॉर्डिंगली चलते हैं इसके अंदर। सबसे पहले 1 मार्च को क्या दे रखा है? 1 मार्च को आपके पास ओपनिंग स्टॉक दे रखा है कि भाई आपके पास किसी भी जो भी चीज़ आप बेचते हो, जो भी आपका काम है, आपके पास 400 यूनिट पड़े हुए हैं 7.5 रुपये के हिसाब से। तो ओपनिंग स्टॉक है 1 मार्च का। तो क्या लिखते हैं? सबसे यहाँ पे हम जो है सबसे पहले डेट लिखते हैं कि भाई 1 मार्च की जो है बात चल रही है, और यहाँ पे जो है यहाँ पे कुछ नहीं लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप चाहो तो बस ओपनिंग लिख दीजिए, ठीक है, ओपनिंग लिख दीजिए, और यहाँ पे लिख दीजिए बैलेंस, और यहाँ पे कुछ नहीं लिखना, यहाँ पे डैश डैश डैश, यहाँ पे डैश डैश लिख दीजिए, और यहाँ पे चढ़ा दीजिए कि जी हमारे पास 400 यूनिट पड़े हुए हैं 7.5 रुपये के हिसाब से। तो अमाउंट कैसे निकलेगा? ये जो यूनिट दे रखा है और ये जो प्राइस दे रखा है, आप चाहो तो इसको क्वांटिटी भी लिख सकते हैं बेटा, और ये प्राइस है, ठीक है। जो यूनिट है इसको हम क्वांटिटी भी कहते हैं, और ये प्राइस है। तो अमाउंट कैसे निकलता है? P इंटू क्यू से। ये क्वांटिटी है, ये प्राइस है, एंड अमाउंट कैसे निकलेगा? P इंटू क्यू से। ये निकलेगा आपका P इंटू क्यू से। तो जब मैं 400 को इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा 7.5 से, तो मेरे पास जो फिगर आ जाएगी वो आ जाएगी बेटा मेरे पास 3000 रुपये। सबसे पहले तो आपको ओपनिंग किस तरीके से चढ़ाते हैं, सबसे पहले तो आपको ये समझना है। ओपनिंग जो होता है बेटा वो बैलेंस के अंदर चढ़ता है, ना तो परचेज के अंदर आता, ना तो सेल के अंदर आता, और यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं ओपनिंग बैलेंस, ठीक है जी। अब आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान से समझना है। 1 तारीख का मैंने चढ़ा दिया है। अब यहाँ पे बेटा आपको कुछ ट्रांजैक्शन दे रखे हैं, परचेज के भी दे रखे हैं और इशू के भी दे रखे हैं। इशू को सेल कहते हैं, माल बेचा। अच्छा, परचेज के अंदर जो सबसे पहला ट्रांजैक्शन दे रखा है वो दे रखा है 5 अप्रैल का और 5 मार्च का, ठीक है। फिर दे रखा है 15 का, फिर दे रखा है 21 का। लेकिन इशू में आप देखेंगे पहला ट्रांजैक्शन कब है? 3 मार्च का। तो बेटा 1 मार्च के बाद 2 मार्च को ट्रांजैक्शन होना चाहिए था, लेकिन 2 को तो कोई ट्रांजैक्शन हुआ नहीं। 2 के बाद क्या आएगा? 3 आएगा। तो 3 के, हाँ जी, डेट वाइज चलना है, बिल्कुल सिस्टमेटिक वे में। तो पहले हम ये नहीं करेंगे, 5 मार्च का ट्रांजैक्शन नहीं करेंगे कि मैंने परचेज कर लिया। 5 मार्च से पहले 3 तारीख को तो मैंने माल बेचा है, तो पहले जो ट्रांजैक्शन होगा वो 3 मार्च का होगा कि 300 यूनिट बेच दी, ठीक है। 300 यूनिट मैंने जो है बेच दी। तो देखिए बहुत ही ज़्यादा ध्यान से, आपके पास जो माल पड़ा हुआ है, आपके पास जो भी आप प्रोडक्ट बेचते हैं 400 यूनिट पड़े हुए हैं 7.5 रुपये के हिसाब से, ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चन में लिखा हुआ है कितने यूनिट बेच दी हमने? 300 यूनिट हमने जो है सेल कर दी। तो कैसे लिखेंगे बेटा इसको? डेट डालेंगे सबसे पहली बात तो, डेट डालेंगे सबसे पहली बात तो कि भाई हम जो है
3 मार्च की हम जो है बात कर रहे हैं। परचेज़ तो कुछ हुआ नहीं, परचेज़ के कॉलम में जो है डैश लिख देंगे। सेल हुई है बेटा, सेल कितनी हुई है? 300 यूनिट मैंने बेच दिए। कितने रुपए के हिसाब से? 7.5 रुपये की है तो 7.5 के बेचे होंगे। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा? तो आ जाएगा 2250 रुपये। ठीक है जी। अच्छा, अब बैलेंस किस तरीके से उतरता है ये समझिए। आपके पास 400 यूनिट थे, ठीक है, और आपने 300 बेच दिए, तो अब आपके पास कितने बचे? आपके पास बचे 100 यूनिट बच गए। 100 यूनिट बच गए 7.5 रुपये के हिसाब से। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 750 रुपये का इन्वेंट्री आपके पास जो है और बचा हुआ है। ये हो गया आपका 3 मार्च का ट्रांजैक्शन। अच्छा, अब 3 मार्च के बाद अब 5 मार्च का ट्रांजैक्शन होगा बेटा। 5 मार्च को हमने माल खरीदा, ठीक है, कितने यूनिट खरीदे? 600 यूनिट खरीदे हैं 8 रुपये के हिसाब से। तो इस ट्रांजैक्शन को हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे? इस ट्रांजैक्शन को हम ऐसे रिकॉर्ड करेंगे कि भाई 5 मार्च का ट्रांजैक्शन है, ठीक है, कितने यूनिट मैंने बाय करे हैं? मैंने बाय करे हैं 600 यूनिट बाय करे हैं 8 रुपये के हिसाब से, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 4800 रुपये का आपने माल खरीदा है। अब की बार सेल कुछ नहीं हुआ तो सेल के कॉलम पे डैश लगा देंगे। अब बैलेंस किस तरीके से उतारेंगे वो बेटा बहुत ही ज़्यादा ध्यान से समझना है। बैलेंस किस तरीके से उतरेगा? बैलेंस देखेंगे, आपके पास 100 यूनिट 7.5 रुपये के हिसाब से तो पहले ही पड़े हुए थे, 750 रुपये के, ठीक है, और उसके बाद आपने 600 यूनिट और ख़रीद लिए 8 रुपये के हिसाब से। तो 8 छिक 48 होता है, 4800 रुपये का माल आपके पास और आ गया। तो अब आपके पास 2 टाइप के स्टॉक हो गए। एक 7.5 रुपये वाले स्टॉक हैं जो 100 क्वांटिटी पड़ी हुई है, और एक 8 रुपये वाला स्टॉक है जो 600 क्वांटिटी पड़ी हुई है। बैलेंस किस तरीके से उतारते हैं बेटा? जो पहले है वो पहले ही रहेगा, ठीक है। आप ऐसा नहीं कर सकते पहले 600 लिख दें और फिर 100 लिख दें, ऐसा नहीं कर सकते बेटा। जो जैसा चल रहा है सिस्टमेटिक वे में वो वैसे ही चलेगा। जो पहला बैलेंस उतरा हुआ है, जो हमारे पास पहले से पड़ा हुआ है, उसको बैलेंस में पहले ही लिखना पड़ेगा, और जो बाद में खरीदा है वो नीचे ही आएगा। ये कंपलसरी है, ये मैंडेटरी है। एक सेकंड, ये जो आपने ये वाला करा है, बताइए। परचेस वाला, इसमें जो आपने यहाँ पे यूनिट्स पर 100 क्यों लिखा है? इस बार तो हमने खरीदे ना। परचेज में कहाँ लिखा बेटा मैंने? ये तो बैलेंस ये वाला है ना, बैलेंस का कॉलम कह रहे हो ना आप? हाँ, ये हाँ, तो मैंने बोला पहले मैंने 600 यूनिट खरीदे 8 रुपये के हिसाब से, 4800 ये मैंने खरीदे, और पहले से मेरे पास 3 मार्च को कितनी पेंडिंग पड़ी हुई थी? 100 यूनिट मेरे पास 7.5 रुपये के हिसाब से, 100 यूनिट मेरे पास 7.5 रुपये के हिसाब से जो है 750 रुपये का माल मेरे पास पहले से ही पड़ा हुआ था। तो मेरे पास 750 रुपये का तो माल पहले ही पड़ा हुआ था 3 मार्च को। तो अब जब अगला ट्रांजैक्शन जब करेंगे तो अगले ट्रांजैक्शन के अंदर आपको सबसे पहले जो आपके पास पहले से पड़ा हुआ है पहले वो उतारेंगे बैलेंस के अंदर कि भाई 100 यूनिट 7.5 रुपये के हिसाब से 750 रुपये के ये मेरे पास पहले से पड़े हुए हैं, और उसके बाद 600 यूनिट मैंने जो है 8 रुपये के हिसाब से और ख़रीद लिए, 4800 रुपये का माल मेरे पास और आ गया। तो मेरे पास दो टाइप के जो हैं मेरे पास स्टॉक हो गए। एक 7.5 रुपये वाले माल जो 100 क्वांटिटी पड़ी हुई है, और एक 8 रुपये वाला माल जो कि आपके पास 600 क्वांटिटी जो है पड़ी हुई है। इस तरीके से जो है इसको रिकॉर्ड करेंगे। अब आई बात समझ में? अनम्यूट कीजिए ज़रा। ये जो 100 है ऊपर वाले ही है मतलब? हाँ, ये जो अब ये जो ऊपर चल रहा है वो जो है वो चलता रहेगा, उसको हम छोड़ेंगे नहीं कि ऊपर लिख दे, पहले वही आएगा। अब जैसे मैं जब अगली ट्रांजैक्शन करूँगा तो पहले मैं ये दोनों लिखूँगा जो मेरे पास पहले से माल है, उसके बाद जो है अगला लिखूँगा। अब देखिए 5 मार्च के बाद अब ट्रांजैक्शन कब है? परचेज़ कब करी है? 15 मार्च को। 15 मार्च को यहाँ पे नहीं, यहाँ पे देखिए पहले यहाँ पे भी करी है परचेज़, लेकिन 15 मार्च से पहले तो मैंने सेल कर दी 10 मार्च को। 10 मार्च को मैंने
500 यूनिट सेल कर दी, ठीक है, 500 यूनिट मैंने जो है सेल कर दी। अब बेटा बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से। अब आपको समझना है कॉन्सेप्ट क्या है। किस डेट की हम बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं 10 मार्च की। 10 मार्च। तो मुझे जो है 10 मार्च को ट्रांजैक्शन जो है 10 मार्च का ट्रांजैक्शन मुझे जो है रिकॉर्ड करना है, ठीक है। तो मैंने क्या करी है, मैंने जो है सेल करी है, परचेज़ तो कोई करी नहीं। तो परचेज़ वाले कॉलम में तो मैं लिख देता हूँ डैश, परचेज़ वाले कॉलम में तो कुछ भी नहीं आएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको जो है, अब आपने 500 यूनिट बेच दी। अब बेटा अभी जब मैंने बेची थी तब तो मेरे पास एक ही टाइप का स्टॉक था, 400 यूनिट थे, 7.5 वाले तो मैंने बेच दिए, इसमें से 300 और 100 लिख दिए। लेकिन अब मेरे पास 2 टाइप के स्टॉक हैं और मैंने 500 क्वांटिटी को सेल करा है। तो अब सेल किस तरीके से होगी ये समझिए। आप सेल किस तरीके से होगी, ये मेथड डिपेंड करता है कि आप कौन सा मेथड कर रहे हैं। मैं जो मेथड कर रहा हूँ ये कर रहा हूँ लीफो मेथड। लीफो मेथड ये कहता है, बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे बेटा, लीफो मेथड ये कहता है कि जो बाद में आया है वो पहले बिकेगा। तो आप मुझे बताइए, आपके पास अभी ये माल है, इसमें से बाद में कौन आया है? 100 क्वांटिटी आई है बाद में या 600 क्वांटिटी आई है बाद में? बाद में। हाँ, बाद में कौन आया है? 100 7.5 वाली या 608 वाली, बाद में कौन आया है? पहले से आपके पास कौन सा स्टॉक था? 600 वाला। अरे बेटा 400 वाला। 600 वाला का ये तो मैंने अभी खरीदा ना बेटा, ये मैंने 600 वाला तो अभी ख़रीदा है 5 तारीख को, ये तो मैंने 5 तारीख को ख़रीदा है। ये 100 वाला जो ये है, ये तो आपके पास देखिए, तो 1 तारीख से माल चल रहा है आपके पास। जो 400 यूनिट थे उसमें से 300 यूनिट मैंने बेच दिए, तो मेरे पास 100 यूनिट बच गए। तो ये तो पुराना माल है ना मेरे पास, सबसे पहले तो यही पड़ा हुआ है मेरे पास। और उसके बाद में ये आया है 600 वाला। तो लीफो मेथड क्या कहता है, जो बाद में आया है वो पहले बिकेगा। देखो यहाँ पे हमने कितनी क्वांटिटी बेची है, 500 क्वांटिटी बेची है, और उसने नहीं बताया कौन सी, उसने थोड़ी बताया कौन सी बेची है, 500 क्वांटिटी बेची है। तो कैसे बेचते हैं, हम कर रहे हैं मेथड लीफो। तो किस में से बेचनी है, जो बाद में आया है। बाद में कितनी क्वांटिटी है बेटा, 600 लिखी हुई है, 600, इसमें से मैंने कितनी बेच दी, इसमें से मैंने जो है 500 क्वांटिटी बेच दी 8 रुपये वाली, ठीक है, 500 क्वांटिटी बेच दी 8 रुपये वाली। इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे 4000। अब बैलेंस किस तरीके से उतारेंगे वो देखिए। बैलेंस किस तरीके से उतरेगा, ये इसको मैंने छेड़ा, ये तो इसको तो कुछ भी नहीं हुआ बेटा, ये क्वांटिटी अभी भी मेरे पास ऐसी पड़ी है। 100 क्वांटिटी 7.5 रुपये वाली 750 रुपये की, ये तो ऐसी ही पड़ी हुई है। माल किस में से बिका है, नीचे वाली में से। 600 में से 500 बिक गए, तो अब बचे कितने मेरे पास, 100 क्वांटिटी बची है 8 रुपये के हिसाब से, और मेरे पास कितना आ जाएगा, 800 रुपये। ये मेरे पास अब बैलेंस स्टॉक जो है, बैलेंस इन्वेंट्री जो है, अब मेरे पास ये जो है बची हुई है बेटा। इतनी बात समझ में आ रही है या ऊपर से जा रही है? अच्छा, अब मैंने 10 मार्च का ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर दिया। अब 10 मार्च के बाद मैंने फिर ख़रीदा 15 मार्च को, 500 यूनिट ख़रीदे हैं 9 रुपये के हिसाब से। तो मैं रिकॉर्ड कर देता हूँ इसको, 15 मार्च को मैं रिकॉर्ड कर देता हूँ 500 यूनिट मैंने ख़रीदे हैं, और कितने रुपए के हिसाब से, 9 रुपये के हिसाब से मैंने ख़रीदे हैं, ठीक है। तो 5 नेम 4500 रुपये का मैंने माल और ख़रीदा है, सेल तो मैंने कुछ नहीं करा। अब बैलेंस किस तरीके से उतारेंगे ये समझिए। बैलेंस कैसे उतरता है, जो पहले है, जो पहले से आपके पास स्टॉक है, सबसे पहले वो उतारना है। तो पहले से आपके पास कौन सा स्टॉक है, पहले से आपके पास जो स्टॉक है वो है ये 100 क्वांटिटी आपके पास जो है, 100 क्वांटिटी आपके पास 7.5 रुपये के हिसाब से ये है, एंड 100 क्वांटिटी 8 रुपये के हिसाब से आपके पास ये है। इतना माल आपके पास पहले से ही था, और अब आपने जो है 500 क्वांटिटी 9 रुपये के हिसाब से 4500 रुपये का माल आपने जो है और ख़रीद लिया। ये हो गया अब आपके पास 3 तरीके का माल आपके पास जो है अवेलेबल हो गया बेटा, 3 तरीके का माल।
कौन कौन सा आ गया? एक तो आ गया आपके पास 100 यूनिट पड़े हुए हैं 7.5 रुपये वाले, 100 यूनिट पड़े हुए हैं 8 रुपये वाले, और 500 यूनिट पड़े हुए हैं आपके पास 9 रुपये वाले, जो आपने जो हैं अभी बाय करे हैं। बिल्कुल। तो बैलेंस किस तरीके से उतारेंगे वो आपको समझना है। बैलेंस किस तरीके से उतरता है, जो पहले से है आपके पास वो जो है आपका रहेगा। ठीक है, पहले उसी को ही उतारेंगे। आप ऐसे नहीं कर सकते पहले 500 उतार दिए फिर उसको उतार दिया, ऐसा नहीं हो सकता। जो पहले से है वो रहेगा, उसके बाद में जो आया है वो बाद में ही रिकॉर्ड होगा बेटा। इतनी बात समझ में आ रही है या ऊपर से जा रही है, ये बताइए। अनम्यूट कीजिए जरा। जो हमारे पास ओपनिंग बैलेंस के यूनिट बचे होते हैं वो हम साथ साथ में लेकर चलते हैं। जो माल जो बचा रहेगा वो लिखते रहेंगे जैसा जैसा है। ओपनिंग थोड़ी बेटा, ये 600 भी तो देखो अब चल रहा है साथ के साथ। ये 600 में से 500 बिक गए थे तो ये और चल रहा है। जो माल बचा हुआ है वो वैसा वैसा रिकॉर्ड होता रहेगा, उसको हम छोड़ नहीं सकते। पहले वही रिकॉर्ड होगा, उसके बाद जो है नया वाला उतरता है। अच्छा जी, चलो ठीक है। 15 मार्च के बाद अगला ट्रांजैक्शन परचेज का जो है वो तो 21 मार्च का है, लेकिन सेल का कब है? 17 मार्च का। 400 यूनिट जो है मैंने क्या कर दिए? 400 यूनिट जो है मैंने जो है सेल कर दिए बेटा, 400 यूनिट। तो मैं क्या करता हूँ, 17 मार्च को मैंने जो है 400 यूनिट सेल कर दिए। तो परचेज तो कोई नहीं है, 400 यूनिट सेल कर दिए। आप मुझे बताओ, आपके पास 3 तरीके का माल है, कौन सा माल बेचोगे आप? लीफो मेथड कर रहे हो। लीफो ये कहता है कि जो बाद में आया है वो पहले बिकेगा। तो बाद में कौन सा आया है? 7.5 वाला, 8 वाला या 9 वाला? 9 वाला। तो ये वाली क्वांटिटी आपको बेचनी है 9 रुपये के हिसाब से। 4 नेम 36 रुपये, 4 नेम 36। ये वाला माल आपको जो है बेचना है, ठीक है, 3600 रुपये का। अब बैलेंस किस तरीके से उतारेंगे? अब बैलेंस समझिए किस तरीके से उतरेगा भाई। 100 क्वांटिटी 7.5 रुपये वाली, ये तो अभी भी मेरे पास ऐसे ही है, ठीक है। 100 क्वांटिटी 8 रुपये वाली, ये भी अभी भी मेरे पास ऐसे ही है। और ये जो 500 क्वांटिटी थी इसमें से 400 मैंने बेच दी, ठीक है। तो अब मेरे पास कितनी रह गई? अब मेरे पास ये केवल 100 क्वांटिटी रह गई। 100 क्वांटिटी रह गई 9 रुपये के हिसाब से, और कितना आ गया? 900। ये मेरे पास अब जो है बैलेंस बचा हुआ है। अच्छा, अब 17 मार्च को बेच दी। अब 21 मार्च को और ख़रीदी। 21 मार्च को कितनी खरीदी? 400 खरीदी 8.5 रुपये के हिसाब से। 21 मार्च को जो है 400 खरीदी 8.5 रुपये के हिसाब से। 3400 रुपये का माल आपने और ख़रीदा है, बेचा कुछ नहीं है बेटा, ठीक है। अब बैलेंस किस तरीके से उतरता है वो ज़रा आप यहाँ पे समझेंगे। बैलेंस जो है वो कहाँ पे उतरता है? देखिए, बैलेंस जो है वो किस तरीके से उतरेगा ये समझेंगे। आपके पास पहले से जो चीज़ है उसको उतारेंगे। पहले से आपके पास क्या क्या बैलेंस चल रहा है? 100 चल रहे हैं 7.5 रुपये वाले 7,500। 100 चल रहे हैं 8 रुपये के हिसाब से 800, एंड 100 चल रहे हैं 9 रुपये के हिसाब से 900। इतना माल तो आपके पास पहले से ही चल रहा है। और आपने जो है 400 का माल और ख़रीद लिया 8.5 रुपये के हिसाब से। और कितने का ख़रीदा आपने? 3400 रुपये का। आपने जो है 3400 रुपये का आपने जो है ये माल ख़रीद लिया। ये इस तरीके से बैलेंस उतारेंगे। इतनी बात समझ में आ रही है बेटा, बैलेंस किस तरीके से उतरेगा? अच्छा, अब ये तो हमारा जो क्वेश्चन है ये तो यहीं पे ख़त्म हो गया। अगर बेटा एक ट्रांजैक्शन में इसके अंदर और लिख रहा हूँ, ठीक है, 21 मार्च को तो ट्रांजैक्शन ख़त्म हो गया। अब मान लीजिए मैं इसके अंदर एक ट्रांजैक्शन और लिख रहा हूँ कि 25 मार्च को, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। अगर मान लो मैं आपसे बोलूँ कि 25 मार्च को मैंने जो है बेटा 600 क्वांटिटी बेच दी, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। मैंने क्या बोला?
मैं अपनी तरफ से इसमें एक ट्रांजैक्शन ले रहा हूँ कि 25 मार्च को मैंने 600 क्वांटिटी बेची, तो अब कैसे बेचेंगे आप बताइए बेटा। हम मेथड कर रहे हैं लीफो, तो अब मैंने 600 बेच दी बेटा, तो लीफो क्या कहता है, जो बाद में आया है वो पहले जाएगा। वो कर तो बेटा लास्ट, सबसे लास्ट में कौन आया है बताओ, 7.5 वाला, 8 वाला? हाँ बताओ कौन सा। 8.5 वाला। तो बेटा यहाँ पे तो अब मैंने बोला 600 बेची मैंने तो, और यहाँ पे मेरे पास माल कितना पड़ा हुआ है इसका, मेरे पास तो 400 ही है। चलो 400 ये बेच दी 8.5 रुपये के हिसाब से, तो ये हो जाएगा बेटा आपका 3400। ठीक है चलो ये बेच दी, लेकिन अब ये माल ख़त्म, ये गया, ये माल गया, ये बेच दिया मैंने। ठीक है, अब अभी भी कितनी बेचनी है, 200 और बेचनी है। तो उसके बाद अगर इससे पूरी नहीं हो रही, इससे मेरी बात नहीं बनी ना, इसमें से अभी तक तो सारी बात बन रही थी, लेकिन अब मेरी बात नहीं बनी, इससे अभी कम पड़ गई यूनिट, तो फिर अब इसके बाद कौन आया था, इसके बाद वो ऊपर वाला आया था बेटा। तो 100 यूनिट ये बेच देंगे 9 रुपये के हिसाब से, 900 रुपये का ये माल और बेच दिया। अब भी बात नहीं बनी बेटा, अभी कितनी यूनिट मैंने बेच दी, अभी मैंने यूनिट बेच दी 500 बेच दी, अभी भी 100 कम रही हैं। तो अब क्या करेंगे, फिर इसके बाद जो आया है, इसके बाद आया है, इसके बाद आया था बेटा 100 आया था 8 रुपये वाला, 800 के हिसाब से, 800 के हिसाब से ये मैंने क्या कर दिया, 800 के हिसाब से ये मैंने जो है सोल्ड कर दिया बेटा। मैंने 600 यूनिट बेच दी, कैसे बेची दे दिए समझिए बेटा। अगर नीचे कम पड़ रही होती है जितना माल हम बेचते हैं, तो फिर उससे ऊपर वाले का नंबर आता है, उससे भी पूरी नहीं पड़ रही तो उससे ऊपर वाले का नंबर आता है, और उससे भी पूरी नहीं पड़ रही तो उससे ऊपर वाले का नंबर आता है। इस तरीके से लीफो मेथड के अंदर हम क्या करते हैं, माल को बेचते हैं। अब बचा क्या आपके पास, बहुत ज़्यादा ध्यान से समझेंगे, ये तो आपके पास बेटा ख़त्म, ये भी आपके पास ख़त्म, सारा बिक गया, और ये भी आपके पास ख़त्म, ये भी सारा बिक गया, ये तो सारे बिक गए। अब आपके पास बचा क्या, आपके पास जो बचा 100 क्वांटिटी बची 7.5 रुपये वाली, और 7500 रुपये का आपके पास जो है, 7500 रुपये का आपके पास जो है वो माल आपके पास जो है वो बच गया है बेटा। ठीक है, तो ये हो गया आपका कौन सा क्वेश्चन, ये हो गया आपका बेटा लीफो मेथड के अकॉर्डिंगली लास्ट इन फर्स्ट आउट, के जो बाद में आया है वो पहले बिकेगा। इतनी बात समझ में आ रही है बेटा। अच्छा, अब यहाँ पे बेटा बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसने क्वेश्चन में क्या बोला था आपसे, उसने बेटा क्वेश्चन में बोला था कि कैलकुलेट करना है वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री 31 मार्च को आपके पास कितना माल बचा है। तो भाई मेरे पास 31 मार्च को ये माल बचा है, मेरे पास 31 मार्च को ये वाला। तो उसने क्या कैलकुलेट करने के लिए बोला है, उसने बेटा कैलकुलेट करने के लिए बोला है क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक या क्लोजिंग इन्वेंट्री एक ही चीज़ होती है। इन्वेंट्री को ही हम क्या कहते हैं, इन्वेंट्री को ही हम जो है स्टॉक कहते हैं। तो कैसे निकलती है ये, जो जब मेरा क्वेश्चन पूरा ख़त्म हो गया, अब जो लास्ट में जो यहाँ पे बचेगा, तो ये कितना बचा है, 100 क्वांटिटी बची है मेरे पास 7.5 रुपये वाली। तो मेरे पास कितना आ जाएगा, मेरे पास जो आ जाएगा वो आ जाएगा बेटा 7500 रुपये, ये आ जाएगा मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक। अच्छा चलो ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक तो निकल गया। दूसरा वो जो है बेटा आपसे वो बोलेगा वैल्यू ऑफ, यहाँ पे या तो ये भी लिख दो, दूसरा वो आपसे बोलेगा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालो। क्या निकालो, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। इसको शॉर्ट में COGS कहते हैं, COGS। तो ये कैसे निकलेगा, अगर वो बोले कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालो, अगर बेटा वो आपसे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कह रहा है, तो जो सेल वाले कॉलम में जितना भी अमाउंट है, सेल वाले कॉलम में ये जितना भी अमाउंट है, हमें इनको क्या कर देना है, हमें इनको प्लस कर देना है। जैसे 2250 4000, यहाँ पे लिखा हुआ है 2250 प्लस 4000 प्लस 2250 4000 3600 और प्लस 2250 4000 3600 3400 900 और 800। इन सबको मैं अगर मैं
इन सबको अगर मैं प्लस कर दूंगा तो मेरे पास क्या निकल कर आ जाएगा, मेरे पास निकल कर आ जाएगा और तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड COGS। तो मैं इनको क्या कर लेता हूँ, मैं इनको जो है प्लस कर लेता हूँ। मेरे पास है 2250 है, 4000 है, एंड 3600 है, एंड 3400 है, और 900 है, और मेरे पास 800 है। तो जब आप बेटा इसको प्लस कर लेंगे सबको, तो आपके पास जो अमाउंट आ जाएगा वो आ जाएगा 14,950 रुपये। ये आ जाएगा आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। इतनी बात समझ में आ रही है? ये दोनों तो बेटा वो आपको निकालने के लिए बोलेगा ही बोलेगा। ठीक है जी, ये बात समझ में आ रही है। अब समझिए तीसरी चीज़। तीसरी चीज़ क्या है, मुझे बेटा यहाँ जितने भी ट्रांजैक्शन दे रखे हैं, मुझे यहाँ जितने भी ट्रांजैक्शन दे रखे हैं वो केवल दो तरीके के ट्रांजैक्शन है बेटा। या तो परचेज हो रही है या बेटा सेल हो रही है, और तो कुछ नहीं दे रखा। लेकिन किसी किसी क्वेश्चन के अंदर आपको 3 तरीके के मैं आपको ट्रांजैक्शन बता रहा हूँ कि और कौन कौन से ट्रांजैक्शन आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे। सबसे पहला जो ट्रांजैक्शन होता है उसको हम कहते हैं परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न ये ट्रांजैक्शन है, ठीक है। इसको जो है, इसका जो दूसरा नाम होता है, इसको जो है रिटर्न आउटवर्ड के नाम से भी जानते हैं। क्या आपको पता है परचेज रिटर्न क्या होता है? बताइए परचेज रिटर्न। हाँ, 11th में पढ़ा होगा परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, 2 वर्ड। क्या होता है? मतलब जो जब जब कोई जैसे कस्टमर कोई चीज परचेज करता है, मतलब जो चीज हम परचेज करते हैं उसको वापस कर देना। हाँ, इसका मतलब ये है बेटा, परचेज रिटर्न में कस्टमर ने, इसका मतलब है जो माल फर्म ने खरीदा, जो माल फर्म ने, ठीक है, फर्म की बात चल रही है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो हमने खरीदा, फर्म प्रोड्यूसर ने, जो माल फर्म ने, या प्रोड्यूसर भी कह सकते हो, उत्पादक भी कह सकते हो, ठीक है, जो माल फर्म ने या प्रोड्यूसर ने जो बाय किया है, जो बाय किया है, अगर उसमें कोई डिफेक्ट निकल जाता है, अगर उसमें कोई डिफेक्टेड निकल जाता है, डिफेक्टेड लिख लेते हैं हम, अगर उसमें कोई डिफेक्टेड निकल जाता है, मतलब उसमें माल में कुछ दिक्कत है, टूटा हुआ है या जो भी है, कुछ भी खराबी है, डिफेक्टेड अगर निकल जाता है, तो प्रोड्यूसर क्या करता है, तो प्रोड्यूसर जो है, तो प्रोड्यूसर उस माल को क्या कर देता है, तो प्रोड्यूसर उस माल को वापस कर देता है। तो आपकी फर्म के प्रोड्यूसर की तरफ से बेटा माल चला गया, हमारे पास से, फर्म के पास से माल चला गया, क्योंकि भाई ख़राब था, हमने वापस कर दिया, ले भाई अपना माल पकड़। तो आपकी तरफ से स्टॉक क्या हो गया बेटा, कम हो गया। तो ये वाला ट्रांजैक्शन अगर आपको कहीं मिल जाए, परचेज रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड इसको कहते हैं, डिफेक्टेड माल था आपने वापस कर दिया, अगर ये ट्रांजैक्शन आपको मिल जाता है तो इसको आप कहाँ रिकॉर्ड होगा, परचेज के कॉलम में होगा, सेल के कॉलम में होगा, कहाँ पे होगा? तो आपको ये ध्यान रखना है, मैं यहाँ लिख देता हूँ कि ये ट्रांजैक्शन जो है, ये ट्रांजैक्शन इशू के कॉलम में, इशू या सेल, ये ट्रांजैक्शन इशू या सेल के कॉलम में रिकॉर्ड होगा। ये बात आपको जो है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्यों होगा बेटा ये सेल के कॉलम में, इशू के कॉलम में ये क्यों रिकॉर्ड होगा? क्योंकि आपके पास से माल गया, तो आप जैसे सेल अब जब हम कर रहे थे, अभी हम यहाँ पे जब सेल में चढ़ा रहे थे, तो इसका मतलब क्या है, 300 यूनिट मेरे पास से गई, 500 यूनिट मेरे पास से गई, या 400 यूनिट मेरे पास से गई, तो मैं उसको सेल में रिकॉर्ड कर रहा था, मेरी तरफ से माल कम हो रहा है।
तो इशू के कॉलम में, सेल के कॉलम में वो माल आता है जो हमारे पास कम पड़ जाता, जो हमारे पास से चला जाता है, बिक जाता है हमारे पास। तो मेरी तरफ से एक तरीके से माल गया परचेज रिटर्न में, तो इसलिए वो ट्रांजैक्शन जो है बेटा वो इशू या सेल के कॉलम में आएगा। सब लिखा होगा क्वेश्चन में, इतनी क्वांटिटी इतने रुपए के हिसाब से बेच दी, तो उसमें फिर बैलेंस निकालेंगे कि अब मेरे पास क्या बचा। जो बैलेंस बचा होगा अब आपके पास वो हटाकर जो आपने वापस कर दी वो यहाँ लिख देंगे। इसी तरीके से एक और आपको ध्यान रखना है, ये तो था परचेज रिटर्न। इसी तरीके से एक और वर्ड होता है, इसको हम कहते हैं सेल्स रिटर्न, या इसको जो है सेल्स रिटर्न को जो है रिटर्न इनवर्ड के नाम से भी जानते हैं। इसका मतलब क्या होता है? सेल्स रिटर्न का मतलब क्या होता है कि जो माल प्रोड्यूसर ने सेल किया था वो माल या वो स्टॉक, वो इन्वेंट्री, वो माल कंज्यूमर ने क्या करा, वो माल कंज्यूमर ने, हाँ जी, किसी भी डिफेक्ट की वजह से, किसी भी डिफेक्ट की वजह से वापस कर दिया। किसको वापस कर दिया? प्रोड्यूसर को वापस कर दिया, प्रोड्यूसर को। तो अब हम बेटा प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से एंट्री कर रहे हैं, हम फर्म की एंट्री कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन की, कि अब ऑर्गेनाइजेशन के पास आप बताओ माल आएगा या जाएगा, ये बताओ। आएगा। अब आएगा बेटा। तो अगर ये वाला ट्रांजैक्शन है तो ये ट्रांजैक्शन अब कहाँ रिकॉर्ड होगा? ये ट्रांजैक्शन जो है एज अ परचेज की तरह हम ट्रीट करते हैं। ये ट्रांजैक्शन हम यहाँ लिख देते हैं परचेज के कॉलम में, ये ट्रांजैक्शन परचेज के कॉलम में रिकॉर्ड होता है। ये बात आपको जो है बेटा ध्यान रखनी है। इतनी बात समझ में आ रही है? ये ऊपर से जा रही है, ये बात आ रही है समझ में? जी भैया। अच्छा, अब एक और चीज़ समझिए। लास्ट एक ट्रांजैक्शन होता है, चलो ठीक है ये बात समझ में आ गई कि परचेज रिटर्न हो गया या सेल्स रिटर्न हो गया, लेकिन एक और चीज़ होती है, इसको कहते हैं लॉस बाय फायर या थेफ्ट। मतलब क्या हुआ इसका? आपके माल में आग लग गई या चोरी हो गई, तो आप इससे बताइए, इससे आपका जो स्टॉक है, जो इन्वेंट्री है, वो बढ़ेगी या कम होगी? इससे इन्वेंट्री कम होगी। तो ये आपके अकॉर्डिंगली परचेज के कॉलम में आना चाहिए या सेल के कॉलम में आना चाहिए? ये लॉस बाय फायर नहीं, आपने बोला इन्वेंट्री, ये सेल के, हाँ सेल के कॉलम में आएगा। और क्यों आएगा सेल के कॉलम में? क्योंकि बेटा सेल में वो ट्रांजैक्शन आएंगे, रटना नहीं है बिल्कुल भी, सेल में वो ट्रांजैक्शन आएंगे जिससे इन्वेंट्री कम हो रही है, और परचेज में वो ट्रांजैक्शन आएंगे जिससे इन्वेंट्री बढ़ रही है। बस ये बात आपको जो है ध्यान रखना है। अभी मैं यहाँ नीचे चाहे लिख देता हूँ। तो लॉस बाय फायर या थेफ्ट है अगर, तो ये ट्रांजैक्शन अगर आपको दे दे बेटा कहीं, ये ट्रांजैक्शन मैं समझूंगा कि एज अ सेल हो गई, तो ये मैं अपनी जो है क्या कहते हैं, ये ट्रांजैक्शन जो है, हाँ पैसे तो आएंगे ही नहीं, तो कैलकुलेशन कैसे करें? नहीं, उसको बस उसमें से माइनस कर देना है। ये ट्रांजैक्शन इशू के कॉलम में, इशू या सेल, ये ट्रांजैक्शन इशू या सेल के कॉलम में रिकॉर्ड होगा। ये बात आपको जो है ध्यान रखनी है। मैं यहाँ लिख देता हूँ सिक्स्थ पॉइंट लिखता हूँ कि जिस ट्रांजैक्शन से इन्वेंट्री बढ़ रही है वो परचेज में आएगी, वो परचेज के कॉलम में, और जिस ट्रांजैक्शन से
इन्वेंट्री घट रही है, जिस ट्रांजैक्शन से इन्वेंट्री घट रही है वो इशू के कॉलम में, वो इशू या सेल के कॉलम में रिकॉर्ड की जाती है, सेल के कॉलम में रिकॉर्ड की जाती है, की जाती है। ये 6 पॉइंट आपको अगर बेटा याद हो गए, आपको इस चैप्टर को करने में कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी जो है वो बेटा नहीं होने वाली है। बस आपको क्या करना है, आपको जो मैंने आपको यहाँ समझाया है, अभी तो हमने केवल एक ही मेथड करा है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। कल हम जो है फीफो करेंगे और दोनों ही कर लेंगे कल, फीफो भी वेटेड भी, तो ये आपका जो है ख़त्म हो जाएगा। पहले आपको लीफो समझना है ये क्या है, जो बाद में आया है वो पहले, कोई अलग चीज़ नहीं है यहाँ पे। जो बाद में आया वो भी क्या है, फीफो के अंदर ऊपर से बेचेंगे, लीफो में नीचे से बेचते हैं, फीफो में ऊपर से बेचते हैं, बस ये डिफरेंस है बेटा। तो अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो, फीफो ऊपर से बेचना बस आपको चालू करना है, और कुछ अलग चीज़ नहीं है। कैसे बैलेंस उतारते हैं, कैसे ओपनिंग स्टॉक लिखते हैं, और जितनी भी इसी क्वेश्चन को आप फीफो से करना। अगर होता है तो ठीक है, नहीं होता तो कल हम जो है इसको फीफो से भी और वेटेड से भी दोनों से जो है हम इसको करेंगे। ठीक है जी।